तो दोस्तों निफ्टी 50 में आखिरकार गैप अप ओपनिंग हुई क्यों है? क्यों ये स्टॉक्स भागे हैं? मेटल स्टॉक्स के पीछे क्या रीज़न है? ऑटो स्टॉक्स के पीछे क्या रीज़न है? और किन स्टॉक्स में मैंने अपना बेट लगाया है, किन स्टॉक्स को मैंने ऐड किया है, एक्यूमुलेट किया है? आइए इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। मैं कोई भी एक्स्ट्रा स्टॉक्स नहीं बात करूंगा, मगर मैं वही बात करूंगा जो स्टॉक्स में मैंने खुद एक्यूमुलेट किया है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। हम आज इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहे हैं वो रीजंस जिन्होंने निफ्टी 50 को मूवमेंट दी है, बैंक निफ्टी को मूवमेंट दी है, निफ्टी मेटल्स को मूवमेंट दी है। तो दोस्तों स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आशा करता हूँ कि आप अपना धैर्य बनाए रखेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, ताकि आप वीडियो में से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट हासिल कर सकें। दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल भी शॉर्ट या जल्दी जल्दी की वीडियो नहीं है कि बहुत जल्दी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अपना धैर्य बनाए रखिए। अपना धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद। और एक और विनती करना चाहता हूँ कि कई सारे दर्शक हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, तो आपसे विनती है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये ना एक निफ्टी 50 का एक चार्ट है जो हम काफ़ी लंबे समय से बनाते आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे इस चार्ट के बाद ये जो है, ये जो जोन है हमारा, ये जोन लगभग फेल हो गया है ना। ये जोन जो है हमारा निफ्टी 50 का, ये जोन हमारा लगभग फेल हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको तो अब मैं ये हमने पहले बनाया था, तो इसको अब मैं छोटा कर देता हूँ और इसको अब इसकी ज़रूरत नहीं लग रही मेरे को, ठीक है। तो इसको हम हटाकर इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। और ये सब इस सब की ज़रूरत नहीं है, ये भी इसको इसको इधर ही रख देते हैं, ठीक है। ये अब जोन, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं लग रही जोन की। तो और यहाँ से ये भी अब सपोर्ट है, तो ये अब रेजिस्टेंस की तरह हैंडल हो जाएगा। ये भी सपोर्ट की तरह बन जाएगा, माफ़ कीजिएगा। और ये है, और इसको अब मैं हटा देता हूँ ये, ठीक है। तो ये कुछ हमारे अब जोन्स बनकर आ गए हैं। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी बात लग रही है मेरे को, ये जोन आगे एक्सटेंड कर देते हैं और ये अब हमको एक रेजिस्टेंस लग रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दिस विल बी कंसिडर एज अ रेजिस्टेंस। ये 15/4/2025 को रख रहे हैं हम, और ये यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस जोन बन सकता है ये, ठीक है। ये वाला जो एक रेंज है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों यहाँ पर, ठीक। और देखिए होता क्या ना, ये जो गैप्स आते हैं ना, ये गैप मेरे को बड़ा डराते हैं। ये गैप्स ना मतलब अच्छे नहीं होते ये। बट ऑल दो फिर भी अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो ये जो है ना एक सपोर्ट की तरह हैंडल होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, और ये जो एक रेंज है निफ्टी की, ये रेंज भी एक अब सपोर्ट की तरह हैंडल हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस पर भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, एक मिनट। और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और ये तो अब एक रेजिस्टेंस जोन है, और ठीक इसी प्रकार ये जो है, ये एक प्रकार का सपोर्ट जोन है, ये एक प्रकार का सपोर्ट जोन है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा निफ्टी 50 में। अब बात करते हैं कि निफ्टी में आखिरकार ये मूवमेंट हुई क्यों है, क्या रीजंस क्या रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो है कि निफ्टी 50 के जो रीज़न है, सबसे पहला रीज़न तो ट्रंप है। आप लोगों को खबर मिल ही चुकी होगी कि जो ट्रंप है, उन्होंने जो टैरिफ है उसमें रिलैक्सेशन की बात करी है। अब उस रिलैक्सेशन में क्या उन्होंने, एक तो कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑटोज़, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इनको रिलैक्सेशन दी है। अब देखिए मैंने क्या नाम लिया, मैंने नाम लिया कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो सबसे पहली कंपनी कौन सी दिमाग में आएगी? मेरे दिमाग में आएगी डिक्सन। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर देखते हैं। देखिए ऊपर गैप अप खुला, अब क्या इसमें बूम आएगा? बिल्कुल बूम आएगा, ठीक है। अगर हम इसमें डिक्सन को देखें अपना, तो डिक्सन तो एक अच्छे खासे मूवमेंट पर देगा अभी, है ना। अब तो ये एक अच्छे जोन पर दिख रहा है। मगर फिर भी अगर मैं आपको कहूँ दोस्तों, तो ये जो जोन है ना, ये वाला पूरा ये जोन, यहाँ से यहाँ तक का डिक्सन आपको रेजिस्टेंस की तरह आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई उनको तो स्टॉक्स चाहिए ना, वो यहाँ से बेचेंगे तभी तो वो नीचे गिरेगा, और तभी तो फिर आप लोग और माल बेचेंगे, और फिर उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो माल खरीदेंगे। अगर दोस्तों मैं आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट में लिखें कि आपने डिक्सन किस लेवल पे होल्ड किया हुआ है। अगर आप मेरी बात करें कि मैंने डिक्सन किस लेवल पे होल्ड किया हुआ है दोस्तों, तो आप लोगों को शायद पता भी लग चुका होगा अभी इस टाइम। जी हाँ, बिल्कुल यही कुछ आसपास का लेवल है, 4000 के आसपास का, जिस लेवल पर डिक्सन मेरे पास होल्ड हुआ हुआ है, और मैंने होल्ड किया हुआ है, बिल्कुल शांति के साथ बैठा हूँ, होल्ड है,
ठीक है। ऑल्दो जब मैं होल्ड की बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट होती है वो मैं निकाल देता हूँ, जो फ्री के स्टॉक्स होते हैं वही स्टॉक्स हमारे मेरे आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे होते हैं। तो डिक्सन में जितने भी स्टॉक्स हैं वो फ्री वाले स्टॉक्स हैं, जो जिसमें मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है अब, ठीक है, डिक्सन में। अब आप ये कह सकते हैं कि ये सब फ्री स्टॉक्स अब अवेलेबल है मेरे पास। अब दूसरा रीज़न क्या है दोस्तों, अच्छा अब मैंने क्या बताया दूसरा आपको, कि भाई ऑटो स्टॉक सेक्टर्स को उसने हेल्प की है। तो ऑटो में सबसे बढ़िया स्टॉक्स मेरे को लगता है आयशर मोटर। आयशर मोटर किसी ज़माने में मेरे पास होता था, यहाँ पे लेवल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैंने ट्रेड किया था, मगर अब मैं अपने टारगेट को आकर निकल गया था। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने आयशर मोटर में स्विंग ट्रेड किया था, और उसमें से भी हम एग्जिट हो चुके हैं अपने स्विंग ट्रेड में से ऑल दो। तो ये हमारा आयशर निकल चुका। मगर अगर आपको देखो दोस्तों, अगर मैं सिंपली बताऊँ तो ये एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, और उसके बाद यही एक और आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों यहाँ पर आपको ये टारगेट मिलेगा 6200 का। तो मैं अपने फंड्स को देखूंगा और कोशिश करूंगा किस लेवल पे आए। अच्छा तो एक चीज़ और दिखाते हैं आपको कि ये लेवल आएगा नहीं आएगा, तो रेंको चार्ट्स कर लेते हैं। और दोस्तों ये लेवल आएगा कंफर्म, मैं बता मतलब देखिए कंफर्म तो सॉरी मैं नहीं बोलूँगा अपने मुंह से, मगर ये लेवल आ सकता है, ये लेवल आपका आ सकता है, काफ़ी बड़ी इसमें प्रोबेबिलिटी लगती है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं आयशर मोटर्स को। अच्छा अब उसके बाद हम दूसरे उस पर आते हैं, और अगर मैं दिखाऊं आपको इसमें तो ऑल ओके है दोस्तों मेरी तरफ से तो, ठीक है। अब इसको हम दोबारा से कैंडल्स ही कर देते हैं। अच्छा अब दोबारा से हम निफ्टी 50 पे आ जाते हैं, ठीक है। और अच्छा मैं तो आपको न्यूज़ बता रहा था कि क्या रीजंस क्या रहे हैं, है ना, क्या रीज़न है इसके पीछे के। अच्छा चलिए इसको भी रैंकों पे दिखा देते हैं आपको। तो इसको भी जब हम रैंकों पे दिखाएंगे तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन है। अब ये ग्रीन ग्रीन आपका थोड़ा सा चलेगा, ठीक है, लंबा। तो अब यहाँ पर अब देखिए दूसरी न्यूज़ क्या है दोस्तों, कि पहली न्यूज़ हो गई डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, सब जानते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, अब इंडिया के बैंकिंग सेक्टर, अब निफ्टी बैंक को देखते हैं। निफ्टी बैंक में बढ़िया उछाल आया है आज के डेट में, ठीक है। आप बैंक निफ्टी को देखिए, निफ्टी बैंक ने क्या दिया है यहाँ से, पूरा का पूरा गैप अप ओपनिंग दिया। अभी गैप अप मेरे को सही में डराते हैं, क्योंकि ये गैप कई बार कवर होते हैं, ठीक है। अब ये देखना थोड़ा ध्यान ही रखना दोस्तों उसमें, ठीक है। एक अगर ट्रेड कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। ऐसा नहीं है कि ऊपर की जगह पे फंसे, इंतज़ार करें कि कब मेरे प्राइस पर आए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि प्राइस ना आए, है ना। फोमो बाइंग मत करना, फोमो बाइंग से बचे। फोमो बाइंग तो अंग्रेजों को करने दो ना, खुद क्यों करते हो फोमो बाइंग, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों निफ्टी बैंक में आप देखिए HDFC बैंक देखिए, ऑल तो मेरे को कोई खास पसंद नहीं है HDFC बैंक, मगर आप इसको देखिए कि अच्छा इसने रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। मतलब आज अच्छा बड़ा है, और अगर ये यहाँ से निकला तो वो एक अच्छा ऊपर जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। अगर रैंकों के बेसिस पे देखें निफ्टी को तो ये ऑल ग्रीन सिग्नल्स हैं। अच्छा दूसरा एक मेरा फेवरेट बैंक होता है दोस्तों ICICI बैंक। क्यों फेवरेट बैंक है, क्योंकि मेरी सैलरी इसी में आती है, और काफ़ी नीचे से मैंने इसको देखो दोस्तों कभी डिस्कस नहीं किया ICICI बैंक को। कमेंट करके बताइएगा कि आपका ICICI बैंक में किस स्तर पर निवेश है। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं नहीं बताऊंगा, मगर अगर मैं आपको खुलकर अगर अपनी बात बताऊं तो मैं लगभग 2014 से 2014-15 के आसपास से ICICI बैंक में निवेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझ जाना कि किस लेवल पर है, बट इतना भी कोई बहुत अच्छा लेवल नहीं है, बट अच्छा लेवल है। मैं इतना बता देता हूँ आपको कि मेरा जो लेवल है वो कोई आई थिंक 800 रुपये के आसपास का होगा, इससे नीचे का होगा, उससे ऊपर का नहीं होगा किसी भी हाल में, ठीक है। तो ये कुछ मतलब लॉन्ग टर्म के ये फ़ायदे होते हैं दोस्तों, आप शांति से बैठ के रखिए इसमें, ठीक है। तो ये ICICI बैंक है हमारे लिए। तो अब आप देख सकते हैं, अच्छा देखिए आप ICICI बैंक है, बैंक निफ्टी में उछाल आया है, तो और कौन सा बैंक हो सकता है जो बढ़िया तरीके से अच्छा काम कर रहा होता है, जो मेरे को अच्छा लगता है, बट उसमें अचानक ही कुछ हुआ, उसकी न्यूज़ मैंने कवर करी नहीं, वो है इंडसइंड बैंक, राइट। अब इसमें देखते हैं क्या चल रहा है। तो इंडसइंड बैंक में देखिए, अब ये ना मैं कवर कर, देखिए चार्ट बना हुआ है, बट मैंने खुद वीडियो भी नहीं बनाई और मैंने भी नहीं लिया, क्योंकि उसमें गैप डाउन हो गया था जब मैं बनाने जा रहा था। मगर ये अब इसको बंद करते हैं, ठीक है। अब कभी आएगा, आने को तो आ ही जाएगा, देखते हैं इसमें क्या लग रहा है इस टाइम। तो यहाँ पर तो ये भी फिलहाल के लिए रिकवरी है, बट ये रिकवरी ना जब 2-3 कैंडल्स आ जाए ना उसके बाद रिकवरी कंसिडर होती है। और अभी भी देखेंगे ना तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह हैंडल करेगा 400 साढ़े 800 का जोन, ठीक है। इंडसइंड बैंक में दोस्तों मैंने कभी निवेश नहीं किया, और कभी कोई निवेश है भी नहीं मेरी। हालांकि मैंने करूर वैश्य बैंक में कोविड टाइम पर निवेश किया था और रिटर्न्स करके निकल गए थे। तो ऑल्दो मेरे पास सिर्फ बैंकिंग स्टॉक में अगर बैंक है तो या तो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, और प्राइवेट बैंक में सिर्फ एक ICICI ही है, और कोई बैंक
मेरे पास नहीं है। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो मैं स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, वो ऐसा नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट है और मैं आपको माल भिड़ाना चाह रहा हूँ, बेचना चाह रहा हूँ। मेरे इस कहने पर दोस्तों कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, आप निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि एक तो हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है, मेरी अपनी थॉट है, ठीक है। और दूसरी बात है दोस्तों, मेरे कहने पर अगर आपने निवेश कर दिया और डाउन चला गया, फिर क्या होगा? फिर तो आपको नुकसान हो जाएगा। आप अपने जस्टिफाइड होना चाहिए। अब देखिए, मैं 2014 से आईसीआईसी को लेकर बैठा हूँ। मैंने डिक्सन जो है वो काफ़ी निचले स्तरों से लेकर बैठा हूँ, ठीक है। मतलब मेरे को याद है डिक्सन ना गैप डाउन हो गया था, मैंने नहीं बेचा, डिक्सन गैप डाउन हो गया था और मैं तो नहीं निकला। और आज देखिए वो गैप डाउन से कहाँ ऊपर जा चुका है, वो शायद 5,000 के रेंज के आसपास डिक्सन का भी गैप डाउन हुआ था, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद तो मैंने उस टाइम पर और एक्यूमुलेट किया था डिक्सन को, ठीक है। तो आपकी अपनी कन्विक्शन होनी चाहिए एक स्टॉक को लेकर कि आप उसके साथ कब तक हैंडल करना चाहते हैं। शादी तो मेरे को भी नहीं करनी उस स्टॉक के साथ, मेरा भी अपने एक टारगेट है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो मैंने स्टॉक रखा हुआ है, और वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा का जब टाइम होगा तब मैं वो स्टॉक निकाल दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से चलते हैं स्टॉक्स, ठीक है। तो आपकी अपनी कन्विक्शन, आपकी अपनी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए एक स्टॉक को लेने के पीछे। आइए अब दूसरा रीज़न मैं आपके साथ बताता हूँ। तो दूसरा रीज़न हम लोगों ने यही बात की कि बैंकों में एक अच्छी उछाल आई है प्राइवेट बैंक्स में। क्योंकि प्राइवेट बैंक में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने एसबीआई को देखा तो मैं कन्विंस्ड नहीं हुआ एसबीआई से, क्योंकि जब मैं इसको कैंडल में देखूंगा एसबीआई को तो ऑल तो ठीक है, बट एसबीआई के अंदर, गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर इतनी उछाल नहीं आई है सरकारी बैंकों में, बट प्राइवेट बैंक्स में उछाल आई है, एंड इट इज़ अ गुड साइन, ठीक है। इसका दूसरा साइन क्यों आया होगा दोस्तों प्राइवेट बैंक के उछाल? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। इंडियन गवर्नमेंट अब रूपी को प्रमोट कर रही है, तो वॉस्ट्रो अकाउंट्स और यूएस और मतलब अपने जो हमारे जो ट्रेडर्स हैं ना, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनको बोले कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिल की सेटलमेंट ना इंडियन रुपीज़ में करो। एक तो उसको प्रायोरिटी दो, जो इंडियन रुपीज़ में कस्टमर्स को प्रायोरिटी दो जो इंडियन रुपीज़ में हैंडल कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि कुछ इंसेंटिव्स दो। इस तरीके से कुछ बातें की गई हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि भाई हमारी अपनी करेंसी भी प्रमोट हो, ठीक है। भाई आपको अगर आपको रियलिटी बताए तो इंडियन रुपी इज़ नॉट इवन अ टॉप 15 मोस्ट ट्रेडेड करेंसी, मतलब दुनिया की टॉप 15 मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज में से भी इंडियन रुपीज़ नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अच्छा देखते हैं डॉलर का क्या हाल है, वो भी देखेंगे बाद में। तो उसके बाद हम लोगों ने बात की कि ऑटो सेक्टर में अच्छी बढ़ोतरी थी और प्राइवेट बैंक्स में अच्छी बढ़ोतरी रही है। अच्छा आप देखते हैं अगली चीज़, सीधा चलते हैं डॉलर के इंडेक्स को देखते हैं, क्योंकि अभी हम इंडियन रुपीज़ की बात कर रहे हैं। तो डॉलर मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा हुआ है दोस्तों, INR USD डॉलर्स, ये रहा, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा अकाउंट चार्ट्स है डॉलर के, बहुत पहले हम लोगों ने इस डॉलर के चार्ट्स बनाए थे। तो अब शायद मेरे को यहाँ तक के तो लेवल्स नहीं लिख रहे, ठीक है। 10 फरवरी को था और बाय दिवाली तक ऐसा लग रहा था कि 2025 पहुँच जाएगा, क्योंकि तब तो डॉलर बढ़े ही जा रहा था ना ऊपर। मगर अब क्या है, ये सब रेजिस्टेंस की तरह ही हैंडल होंगे, एक्ट लाइक एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, बट डॉलर तो अभी नीचे जा रहा है, क्योंकि और मैं तो चाहूँगा भी नीचे जाए, डॉलर अच्छे तरीके से नीचे जाए और ये वाला लेवल भी तोड़े 85 रुपये का, और 84 रुपये पर आए, और 84 रुपये के बाद सीधा 74 रुपये पर आ जाए, मज़ा आ जाएगा हमारे, है ना भाई। इंडिया को तो फ़ायदा होता है ना जब डॉलर नीचे जाता है, और बिल्कुल डॉलर को नीचे जाना चाहिए। दे डिज़र्व 74 रुपीज़, और 74 के बाद बिलो 50 रुपीज़ दे डिज़र्व इट, ठीक है। मतलब मैं तो चाहूँगा कि अगले 10 सालों के अंदर अंदर डॉलर जो है वो 50 रुपये से नीचे चला जाए, ठीक है। तभी हमें शांति मिलेगी। मेरे कहने से तो खैर क्या ही होता है दोस्तों, बट आई विश कि ऐसा हो। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये तो हमारा डॉलर का इंडेक्स हो गया। उसके बाद अगली चीज़ होगी कि अच्छा देखिए, डॉलर जब जब नीचे जाता है ना, आपको एक कोरिलेशन की बात बताता हूँ आपको कि डॉलर अगर नीचे जाएगा तो क्या क्या चीज़ें बढ़ेंगी या घटेंगी। अब देखिए डॉलर नीचे जाएगा तो किसको नुकसान होगा? आईटी को नुकसान होगा। आप देखिए टीसीएस, पक्की बात है 180% टीसीएस डाउन गया होगा। तो टीसीएस देखिए कुछ यहाँ पे भी डाउन है आज का, और मैं इसको क्या बनाता हूँ, कैंडल कर देता हूँ, आपको डाउन दिख रहा है, ठीक है। आपको मैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितनी भी कंपनीज है, इन्फोसिस भी देखेंगे ना, आईटी, तो आईटी को नुकसान होगा। डॉलर ऊपर जाएगा तो आईटी को नुकसान होगा। अच्छा और आपको बताता हूँ फ़ायदा किसको होगा फिर। तो इन्फोसिस में हमारा निवेश नहीं है दोस्तों, बहुत पहले कभी होता था और हम उसमें से निकल गए, क्योंकि इट्स अ वेरी सुस्त स्टॉक मतलब बहुत कम रिटर्न्स होते हैं, तो वही इससे फ़ायदा नहीं होता कुछ, है ना। एक ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट ना पार्क हुई हुई पड़ी है एक जगह पे, ठीक है। तो इतने बड़े लार्ज कैप में मैं पैसा नहीं लगाता हूँ। तो अब उसके बाद क्या है, दूसरा मैं अगर आपको देखूँ तो बताऊँ दोस्तों, तो मेटल स्टॉक्स में आपको बढ़ोतरी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि क्या होता है जब जब डॉलर वीक होता है
तब हमारे मेटल के स्टॉक्स ऊपर चढ़ते हैं दोस्तों। ये आप एक कोरिलेशन देखेंगे जब आप पुराने चार्ट्स को देखकर स्टडी कीजिए करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगी बात। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, तो मेटल्स में मेरे को सबसे बढ़िया स्टॉक लगता है आरके फोर्ज। ठीक है, हमारे निवेश हो सकता है दोस्तों। तो एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कृपया करके। अब देखिए आरके फोर्ज में आज पॉजिटिव रहा। ठीक है, एक और बताना चाहता हूँ, रामा स्टील्स। ठीक है, तो रामा स्टील्स में हमारा निवेश है। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए ऊपर गया, और यहाँ पे हम लोगों ने शायद कोई वीडियो भी बनाई होगी, कृपया करके उस वीडियो को देखिए, आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। रामा स्टील्स में मैं बताऊं तो बहुत निचले स्तर पे मैंने इसको होल्ड किया था, और ये जो स्टॉक है वो उसने इतने मेरे को स्प्लिट और बोनस दिए कि जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली तो मतलब मेरे पास जो फ्री की इन्वेस्टमेंट थी, दैट इज़ द डबल ऑफ दैट अमाउंट, राइट, विच आई हैव इन्वेस्टेड। तो मतलब इट इज़ अ गुड स्टॉक। ठीक है, अच्छा रिटर्न दे चुका हूँ, और लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को थोड़ा ठीक लगता है ये स्टॉक। मगर इसको स्टडी कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप आज आंख बंद करके कर रहे हैं जब तक आपको पता नहीं है, कन्विक्शंस नहीं है कि मैं ये स्टॉक क्यों ले रहा हूँ। टाटा स्टील्स को देखेंगे आप, तो टाटा स्टील्स में हॉल्दो हमारा निवेश नहीं है दोस्तों, मगर अगर आप इसको देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये भी ऊपर गया है ना। तो कुछ इस तरीके से हैंडल हुई है, तो आपको रीज़न समझ में आए होंगे कि क्यों हुआ है। एक तो ट्रम्प साहब ने कुछ रिलैक्सेशन दी है, उसके बाद लार्ज कैप बैंकिंग सेक्टर जो थे हमारे प्राइवेट, वहाँ पे आपको थोड़ा सा पुश देखने को मिला है। उसके बाद ऑटो सेक्टर्स में अच्छा रहा है। अब देखिए ऑटो सेक्टर्स ना पूरे ओवरऑल वर्ल्ड का अच्छा रहा है। क्यों, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ऑल कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ टोयोटा को, देखते हैं ना, जापान का टोयोटा मोटर्स। चलो टोयोटा मोटर्स जापान का आ रहा है क्या, टोयोटा मोटर्स कॉर्पोरेशन जापान। ठीक है, तो आप इसको भी देखेंगे तो ये भी ऊपर है। देखिए इसका मंथली क्या चल रहा है इसका, तो ये यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड पार्टिसिपेंट। हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो फिलहाल डाउन है, मगर आज ये थोड़ा सा ऊपर गया था। अच्छा, अगर आप इस तरह के आप ऑटो एक्सिलरीज को भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और अंत तक देखा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद।